जब भी आप सिविल सेवा परीक्षा के इंटरव्यू में जाते हैं, साक्षात्कार में जाते हैं, तो सबसे अधिक कठिनाई जहाँ पर आती है वो आती है कि आप वो सारे प्रश्न, वो सारे के सारे प्रश्न जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल होते हैं, जिसमें कि विचार बिल्कुल एक्सट्रीम हो सकते हैं, चरम हो सकते हैं, कहीं कहीं पर किसी स्थान पर, उस स्थान पर सामंजस्य कैसे बनाया जाए, वैसे स्थान पर संतुलन कैसे बनाया जाए, वैसे प्रश्नों का जवाब कैसे दिया जाए और वैसे प्रश्नों को डील कैसे किया जाए। अब इस रूप में जो प्रश्न हो सकते हैं वो हो सकता है, जैसे एक साल पहले तक जब ट्रंप साहब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो लोगों ने पूछना शुरू किया था क्या वास्तविक रूप में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, या एक प्रश्न हो जाता है। अब भारत में आप सभी से पूछिए तो सभी को मालूम चले कि हाँ, जलवायु परिवर्तन हो रहा है और हो ही रहा है। वास्तविकता इसकी कुछ और भी हो जाती है, एक प्रश्न आता है। फिर उसी तरह का एक प्रश्न आता है कि अब भारत में नैतिकता का पतन हो रहा। आप क्या समझते हैं, क्या नैतिकता का पतन भी मृत्यु है? अब ये खुद कंट्रोवर्सी है, आप मृत्यु किसे कहते हैं? अब इस रूप में आपको 10 विचार देने पड़ेंगे, 10 विचारों के बारे में संतुलन को स्थापित करना पड़ेगा। अब एक नई समस्या जो उत्पन्न हुई है अभी सरकार के पास में वही हुई है कि जो भी लोग अभी बीमार पड़ रहे हैं, जिन लोगों को भी एपिडेमिक्स हो रहा है, जो भी पैंडमिक के शिकार बन रहे हैं, वो सभी लोग सरकार को गाली दे रहे हैं। मतलब सरकार को गाली देना उनका धर्म हो जाता है, फ़र्ज हो जाता है। सही है या नहीं है, सरकार इस पर कितनी दोषी है, यह खुद एक प्रश्न हो जाता है। क्योंकि हो सकता है कि किसी स्थान पर कुछ आपने काम किया हो तो आपकी भावनाएं आहत हो गई हों, आपको कोई नुकसान हुआ है तो आपकी भावनाएं आहत हो गई हों, तो क्या ऐसे स्थान पर अपनी भावनाओं को लाना ठीक होता है? यह भी एक प्रश्न हो जाता है। आपके पास में यह भी एक प्रश्न हो जाएगा कि अभी भारत की मूर्खता की वजह से, बेवकूफ़ी की वजह से भारत ने चाह बहार खो दी है। भारत ने पर्शियन गल्फ में जो अपने कदम थे, अपने पदचिन्ह थे, उनको भी वहाँ से वापस ले लिया। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसके कौन कौन से स्वरूप हो सकते हैं और कैसे यह काम कर सकते हैं? तो जो प्रश्न हो सकते हैं कंट्रोवर्सी से संबंधित, वो 10 तरह के प्रश्न हो सकते हैं। उसी के बीच में आपको संतुलन स्थापित कर पाना ही सबसे बड़ा और सबसे मुख्य उद्देश्य होता है। अब ऐसे कुछ प्रश्नों को ले सकते हैं हम लोग इस स्थान पर। सबसे पहले इसके सिद्धांत को ले लेते हैं। सिद्धांत को मतलब कि ऐसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, कभी भी आप किसी भी सरकार के पक्ष में या विपक्ष में कभी भी बात नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ऐसा इसलिए नहीं कर सकते आप, और ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि आप ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हैं। आप तो अंततः उनके नौकर होंगे। अगर सरकार बदलती है तो आप किसी और के भी नौकर बन जाएंगे, किसी और सरकार के भी नौकर बन जाएंगे। अब मान लेते हैं कि इस बार अगर पश्चिम बंगाल में जो केंद्र में सरकार है वो सरकार जीत गई होती और वह लोगों ने इन्हें अपना मैंडेट दिया होता, तो अगर मैंडेट दिया होता तो जिन लोगों ने भी उस स्थान पर पिछली सरकार को उन्होंने इतना प्रश्रय दिया, इतना महत्व दिया, उनके बारे में इतनी बातें की और सारी जो चीज़ की उन्होंने सरकार ने, तो अब उनका क्या होता? अगर मान लीजिए उन्होंने बिल्कुल चरम एक रास्ता अपनाया होता, अगर उन्होंने मान लेते हैं पूरी तरह से बिल्कुल एक्सट्रीम व्यू लिया होता और वो बिल्कुल एक ही सरकार के पक्षधर होते हैं, तो वो तो गए थे काम से, क्योंकि इस सरकार को बिल्कुल आसानी से मालूम चल पाता कि यह लोग अब रिलायबल नहीं है, यह विश्वसनीय नहीं है। तो ब्यूरोक्रेसी का जो मुख्य काम हो जाता है वो हो जाता है हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन की कंटिन्यूटी को बनाए रखना, मतलब उसकी बारंबारिता को, उसके तौर तरीके को बनाए रखना बिना किसी सरकार का पक्ष लिए हुए। अब जैसे उदाहरण के रूप में कि एक जो सवाल पूछा जा सकता है इस स्थान से कि मान लेते हैं आप भारत की पुलिस सेवा में हैं और आपको किसी पॉलिटिशियन ने कहा कि आपको ये काम करना है, उसने आपको बहुत दबाव देकर कहा, तो क्या आप उसकी बात मानेंगे? अब ऐसे जो प्रश्न हो जाते हैं, आप उस स्थान पर हैं, उन्होंने एक और भी उसमें पहलू जोड़ दिया, पुच्छ जोड़ दिया, और वो कि अगर आपने इस बात को नहीं माना तो आपको सरकार वहाँ की ट्रांसफ़र कर देगी, उस स्थान पर आपके विरुद्ध कोई कदम लेगी, तो आपके लिए मानना लाजमी हो जाता है। आप किस हद तक मानेंगे, कितना मानेंगे और किस तरीके से मानेंगे? अगर मानेंगे तो यह एक प्रश्न हो जाता है। अब इस स्थान पर जो सबसे आसान, सबसे सरल और बिल्कुल वस्तुनिष्ठ जवाब हो जाता है
वह हो जाता है कि अगर जिन्होंने जिन भी बातें की है और बल देकर बातें की हैं, आपको फोर्स किया है कि इसको बात को मानने के लिए, अगर वह संविधान के दायरे में आता है तो आप बात मानेंगे, नहीं अगर आता है तो आप नहीं बात मानेंगे। इसमें कहीं कोई जद्दोजहद की बात ही नहीं है। हो सकता है आपका 1 ट्रांसफ़र हो, 2 ट्रांसफ़र हो, 3 ट्रांसफ़र हो, ये भी आपसे सवाल पूछेंगे, फिर से आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछेंगे कि तब आपके 10 ट्रांसफ़र होंगे। बोले कि ये कुछ भी नहीं किया जा सकता है, या तो संविधान को हम लोग फॉलो करें, उसका अनुसरण करें या नहीं करें। अब यह किसी सरकार को गवारा होगा या किसी सरकार को गवारा नहीं होगा। अगर गवारा नहीं होता है तो कुछ भी नहीं किया जा सकता इस पूरे पहलू पर। तो यह इसका एक बिल्कुल संतुलित उत्तर होता है। एक दूसरा भी एक प्रश्न आप ले सकते हैं इस स्थान पर। वह प्रश्न आप ले सकते हैं जैसे कि इस समय की जो स्थिति चल रही है कि कोविड की जो परिस्थिति आई है भारत में, अब आपसे जो सवाल पूछा जाएगा इस रूप में कि यह सरकार के द्वारा बनाई गई थी, सरकार की विफलता है, या यह एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, या फिर यह लोगों के द्वारा उत्पन्न किया हुआ है। अब आप सोचिए कि आपने अगर सरकार के सिर्फ बारे में बात किया तो आप बिल्कुल चारों खाने चित हो जाएंगे, आपको पकड़ कर वो ऐसा जकड़ देंगे कि आपके पास में कोई उत्तर नहीं रह सकता है। अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र बताया तो इसका आप कोई प्रमाण नहीं दे सकते हैं। और अगर आपने लोगों को ब्लेम किया, जो कि वास्तविक रूप में हो भी सकता है, तो अंततः प्रशासन क्या कर रहा है उस स्थान पर। तो ऐसे जो प्रश्न होंगे, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको अपना प्रत्यक्षीकरण का संतुलन, नजरिए का संतुलन करना पड़ता है और बहुपरिप्रेक्ष्य उत्तर देने पड़ते हैं। अब जैसे इसका उत्तर क्या हो सकता है कि जो वर्तमान आपदा आई है, जिसमें कि जो डबल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, ट्रिपल स्ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, और यह नए विकराल रूप में भारत के लोगों को यह प्रभावित करने का काम कर रहा है, तो इसके बहुत सारे परिप्रेक्ष्य हैं। एक हो जाता है जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल, मतलब कि एक है वैज्ञानिक है। अब यह स्ट्रेन क्या है, क्यों इतना अधिक मात्रा में प्रभावित कर रहा है, इसके बारे में वास्तविक रूप में किसी को जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस रोग की कोई दवा नहीं है। इस रोग से सिर्फ एक ही तरीके से लड़ा जा सकता है, और वो तरीका क्या हो सकता है? सिर्फ एक है कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सके। और अगर कोई अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा पाता है तो वह यह रोग है या इन्फेक्शन है उससे बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित नहीं करेगा। और अगर कोई सिम नहीं बढ़ाया तो उसे प्रभावित भी करता है, और बहुत तीव्र गति से प्रभावित करता है, इतनी तेज गति से करता है जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर पाएंगे। यह एक पहलू हो गया। दूसरा कि जाहिर है इसे लेकर लोग कभी लापरवाह भी हो गए थे, क्योंकि उन्हें कितनी तरीके से बताया गया कि आप मास्क पहनिए, आप सारे नियमों का पालन कीजिए, प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, लेकिन लोगों ने इसकी धज्जियाँ उड़ा दी, शादी ब्याह भी किया, जो कुछ भी किया उस स्थान पर उन्होंने कोई भी उनकी बात नहीं मानी। अब नहीं मानी और खुद प्रभावित हो गए हैं, तो इसमें सरकार को दोष दे रहे हैं। इसके लिए सरकार दोषी कैसे हो सकती है? हाँ, सरकार कैसे दोषी हो सकती है कि सरकार ने इस पूरे पहलू को एंटीसिपेट किया होता, इसे समझा होता कि ऐसा होने वाला है, और तब वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज करती, बढ़ाती, बेहतर करती। अब दुनिया में ऐसी कोई भी सरकार नहीं है, वास्तविक रूप में देखें तो कोई भी सरकार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा नहीं कर सकती है कि देश के सारे लोग बीमार हो जाए और सारे लोगों का इलाज कर सके। ना तो अमेरिका है, ना इटली है, यूरोप का कोई देश नहीं है, उत्तरी अमेरिका का कोई देश नहीं है। तो इसके लिए सिर्फ सरकार को दोष देना कि जो आपदा इतनी तीव्र गति से बढ़ी है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार को दोष दिया जाए और प्रधानमंत्री को गाली दी जाए, यह भी उचित नहीं है। नैतिक रूप से अगर लेते हैं तो नैतिक रूप से समस्या चाहे किस कारण से भी आ जाती है। यह जो समस्या आई है तो इसमें देश को एकजुट रखना है। तो एकजुट क्यों नहीं है? लोग सरकार को गाली रहे हैं, विपक्ष प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। समस्या कहाँ? इसका समाधान कोई नहीं बात कर रहा है और सिर्फ लोग उनको उकसाने का काम कर रहे हैं। तो यह प्रबंधन भी पूरी तरह से नहीं ठीक हो जा रहा है। अगर जो केंद्र का प्रशासन है, मतलब जो प्रशासन है, वो अगर ठीक कार्य नहीं करे, अगर अपने सेंस को ठीक नहीं रहे, अपने संतुलन बरकरार नहीं रखे, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही सकता है इस स्थान पर। इसके अलावा कुछ अन्य भी कारण इसके लिए जिम्मेवार थे। अब जैसे कि कुछ राज्यों ने जो केंद्र सरकार की बातें थी उन्होंने नहीं माना। महाराष्ट्र ने नहीं बात माना, पश्चिम बंगाल तो मानना ही नहीं था, पंजाब ने नहीं बात माना, इनका दिल्ली ने इनकी बात नहीं मानी, और उन्होंने स्टेट को छोड़ दिया गया था कि आप इसका प्रबंधन जैसे चाहे करना चाहें कर सकते हैं। उनको इंस्ट्रक्शन भी दे दिए गए थे कि आपको पूरे साल भर में कम से कम 16 से 18 ऑक्सीजन के प्लांट भी बना लेना है। उन्होंने कोई बात नहीं मानी। अब चूंकि
अब स्थिति ऐसी हो गई है तो सभी लोगों ने सरकार को दोष देना शुरू कर दिया है। अब ये इसके लिए जाहिर है जो ज़मीन बन गई है वो ज़मीन कैसी बन गई है, बहुत उपजाऊ बन गई है कि सरकार को आप गाली दे सकें और आगे निकल सकें। और इसका यह मतलब भी नहीं है कि सरकार इसके लिए दोषी नहीं है। सरकार दोषी है तो सरकार कहाँ दोषी है कि सरकार एंटिसिपेट नहीं कर पाई, और एंटिसिपेट करके यह बात अगर जान लेती कि अगर ऐसा होगा तो क्या हो सकता है, कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो शायद इस विषय में कुछ आगे भी काम करती। फिर बात आती है कि कुछ लोगों ने उकसाया भी, किसानों को उकसाया तो उन्होंने एजिटेशन किया। अब सबसे बड़ा इसका केंद्र बना कौन सा, वो किसान आंदोलन बना। वहाँ से सबसे अधिक मात्रा में लोग यहाँ से आए। इसके अलावा जो सत्तारूढ़ पार्टी है, तो सत्तारूढ़ पार्टी ने भी 2-3 गलतियां की। इलेक्शन के ऊपर में उन्होंने काम किया यहाँ पर, और साथ ही साथ है वह उन्होंने कुंभ को भी आह्वान किया कि आप आइए इस स्थान पर। अब इलेक्शन के ऊपर में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा था कि इसको हम लोग आगे कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में इनकी बात नहीं मानी। तो आप सोचिए कि आप इतनी बातें कर रहे हैं, आप किसी को भी दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन तब भी अपनी बात आप पूरी कर पा रहे हैं। फिर एक और भी प्रश्न हो सकता है, वो प्रश्न हो सकता है कि क्या मृत्यु सामान्यतः, जैसे वो प्रश्न कहाँ से लेंगे, तो इस पीरियड में, मतलब कि इससे पैंडेमिक के पीरियड में हुआ क्या कि यहाँ के लोगों ने लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मतलब कि 2-3 किलोमीटर की जो एम्बुलेंस थे उन्होंने चार्ज करना शुरू कर दिया। 10,000, 12,000, 20,000 चार्ज करना शुरू कर दिया। कहीं कहीं के 1.5 लाख रुपये भी लिए। अब उसके लिए जो यहाँ पर इंजेक्शन दिए गए थे रेमडेसिविर के, उससे इंजेक्शन के भी दाम को उन्होंने इतना बढ़ा दिया 40,000 से लेकर 70,000। यद्यपि भारत में उसका एक सब्स्टिट्यूट भी था जो मात्र 11 रुपये में मिलता है, लेकिन जाहिर है लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई, इसलिए उन्होंने ऐसा चीज़ किया। तो क्या भारत के लोगों की नैतिक मृत्यु हो गई है, और क्या यही मृत्यु की संकल्पना है? भारत मर चुका है, उसका ज़मीर मर चुका है। तो आप कहेंगे, आप क्या कह सकते हैं? आप कहेंगे कि नहीं, भारत की मृत्यु कहाँ हुई है, भारत तो अभी बिल्कुल जीवंत है। तो अब इसका उत्तर क्या हो सकता है, संतुलित उत्तर क्या हो सकता है? कुछ वर्ग के लोगों ने ऐसा किया, वो जाहिर है उनकी नैतिक मृत्यु हो चुकी थी, हुई है, और आगे भी उनकी हुई होगी। कुछ लोगों ने इसमें मदद भी की, और देश अपना समाज जानकर मदद की, तो जाहिर है उसकी वजह से आज हम लोग जीवंत भी हैं, और यही कारण रहा है कि हम लोग इतना आगे बढ़ भी पा रहे हैं। लेकिन जो मृत्यु है वो मृत्यु सिर्फ दैहिक नहीं होती है। मृत्यु एक शिक्षक की हो सकती है, अगर वह शिक्षक है अपने बच्चों को गलत बातें बताए और उस बताने के लिए वह उसे पूरा व्यवसाय में बदल दे, तो नैतिक मृत्यु हो जाती है। एक डॉक्टर की मृत्यु कैसी होती है नैतिक, कि वह अपने मरीज के ऊपर इलाज नहीं करके उसे गलत दवाइयाँ दे, क्योंकि उन्हीं दवाइयों से उसे आर्थिक फायदा मिलता है। तो मृत्यु नैतिक भी होती है, मृत्यु दैहिक भी होती है, मृत्यु चारित्रिक भी होती है। अगर अपना आपने चरित्र नष्ट कर दिया तो मृत्यु वित्तीय भी होती है। वित्तीय का मतलब कि अगर आप पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो गए तो आपकी वित्तीय मृत्यु हो गई। मृत्यु आपकी नैतिक भी होती है, और नैतिक कैसे हो जाती है कि अगर आपने नैतिकता पूरी तरह से छोड़ दी तो वह नैतिक भी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु की अलग अलग संकल्पनाएं हैं। शरीर की मृत्यु कोई भी मृत्यु नहीं होती है। यह बिल्कुल सामान्य आध्यात्मिक रूप से इस बात को समझा सकता है, और अध्यात्म का संबंध किसी धर्म से नहीं होता है। अध्यात्म मतलब आप मानवतावादी उपगमन लेते हैं, वह आप ह्यूमनिस्टिक अप्रोच लेते हैं इस स्थान पर। तो इस प्रश्न का ऐसे भी उत्तर हो सकता है इस स्थान पर। एक और प्रश्न आता है, अब आज के समय के लिए वो अच्छा खासा उपयोगी है, कि अब जब यह महामारी फैली है तो इस महामारी के फैलने के पीछे में जो मूल कारण रहा है वह रहा है ग्लोबलाइजेशन, कंज्यूमरिज्म। तो आप क्या समझते हैं कि पूरे विश्व को अब ग्लोबलाइजेशन और कंज्यूमरिज्म की तरफ जाना चाहिए, या मिनिमलिस्टिक लिविंग अपनानी चाहिए? मतलब कि ऐसी लिविंग है जिसमें कि आपकी मांग कम से कम हो और आप आसानी से उस मांग को आगे लेकर भी जा सकें। यह मिनिमलिस्टिक लिविंग हो जाता है, तो इसे अपनाना चाहिए। अब इसके ऊपर में आप दोनों को संतुलित करना है। संतुलित करने का आपका तरीका क्या हो जाएगा कि ग्लोबलाइजेशन महत्वपूर्ण इसलिए है कि बहुत से देशों ने अपना आर्थिक विकास उस रूप में किया कि वह उस जगह पर उस रूप में जा सके। बहुत से देशों ने ऐसा काम किया, यह किया भी किया उन्होंने। दूसरी बात चली आती है कि ग्लोबलाइजेशन एक संकल्पना भी है। वो संकल्पना क्या है कि पश्चिमी देशों की सारी संकल्पनाओं को उन देशों में लागू कर देना है जो देश सांस्कृतिक रूप से बिल्कुल भिन्न है।
तो यह कुछ हद तक सही है, कुछ तक नहीं भी है। ग्लोबलाइजेशन यह बताता है कि आपको बहुत अधिक मात्रा में उपयोग करना, उपभोग करना है। इंडस्ट्री होगा, कुछ सामान बनेंगे, कुछ चीज़ों का उत्पादन होगा, आपकी एक जीवन शैली होगी, आपकी एक सोच की शैली होगी, और वो सोच की शैली आपको अच्छा खासा पैसा कमाने में मदद करेगी और पैसा को इन्वेस्ट करने में भी मदद करेगी। आपने पैसा कमाया, पैसा इन्वेस्ट किया, मतलब कि कुल मिला जुला के सारी बात चली जाती है कि जीडीपी कितना बढ़ रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, जब जीडीपी बढ़ता है तो जीडीपी कैसे बढ़ सकता है? अगर आपने उत्पादन किया तो जीडीपी बढ़ता है, क्योंकि कुछ लोगों को रोजगार मिला, उन्हें आर्थिक आय मिली। उत्पादन करने के बाद आप इसका वितरण करते हैं, तब भी इसमें कुछ लोगों को रोजगार मिलता है, तब भी जीडीपी बढ़ता है। उसके उपरांत आप यह भी काम करते हैं कि उत्पादन के क्रम में आपने पर्यावरण को प्रदूषित किया, तो पर्यावरण का नियंत्रण करने के लिए भी कुछ लोग चाहिए, उन्हें भी रोजगार मिला, तब भी जीडीपी बढ़ा। आपने इतना अधिक काम किया, आपने उद्योगों को बनाया, उद्योग के अलग संयंत्र लगाए, तो आपने और भी क्या किया कि उस पूरे के पूरे जगह पर उसके प्रशासन करने के लिए आपने अन्य कुछ लोगों को भी एम्प्लॉय किया, फिर से जीडीपी बढ़ा। तो क्या यह तरीका ठीक है कि सभी स्थान पर सिर्फ हम लोग आर्थिक बातचीत ही करें? यह तरीका इसलिए नहीं ठीक हो पाता है, क्योंकि सभी जगह पर ऊर्जा का उपयोग होता है, सभी जगह पर मनुष्य केंद्र पर नहीं है, केंद्र पर क्या है? पैसा। हाँ, एक उपाय इसका हो सकता है कि अगर हम लोग अपनी आवश्यकताओं को कम कर लें, अपनी आवश्यकताओं को जितना कम हो सकता है उतना कर लें, तो बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे इस पीरियड में, लॉकडाउन के पीरियड में हम लोगों ने क्या सीखा कि हम लोग घर में रह सकते हैं, घर में रहकर भी काम कर सकते हैं। थोड़े समय पहले तक ऐसा कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन अब यह मॉडल बिल्कुल ही जीवंत मॉडल हो जाता है और यह मॉडल बिल्कुल ही उस रूप में काम करता है। तो अगर ऐसा मॉडल बन गया है तो यह मॉडल, आप सोचिए इसके फ़ायदे कितने हैं, कहाँ से हम लोगों ने समायोजन किया तब सीखा है। अब मिनिमलिस्टिक लिविंग का मतलब हो जाता है कि आप अपनी आवश्यकताओं को कम से कम रखेंगे। और कैसे रख सकते हैं? आप प्रिवेंशन करेंगे। जैसे कोरोना है, तो कोरोना का बिल्कुल आसानी से प्रिवेंट किया जा सकता है। जब तक आप कोरोना को अपने घर पर, अपने शरीर में किसी स्थान पर नहीं बुलाएंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। और यह एक तरीका हो जाता है, यह एक विधि हो जाती है आपके पास में। और कोरोना आपके पास में कैसे आएगा? कोरोना आपके पास में किस रूप में आएगा? जब आप किसी से मिले जुलेंगे, तब आप जब बाहर उछल कूद करेंगे तब आएगा। अगर आपकी आवश्यकताएं कम होती हैं तो जाहिर है आप कंज्यूमरिज्म पे नहीं है, बहुत अधिक सामान उपयोग नहीं करेंगे, चीन के सामान का उपयोग नहीं करेंगे, तो जाहिर है चीन ने ऐसा काम किया ही क्यों, और क्यों कर सकता है? क्योंकि देखा कि जितने भी दो देश हैं उनके सामान लेते हैं, वो बिल्कुल मजबूर हो गए हैं, बेचारे मजबूर होकर आपके सामान को लेते हैं और उनका उपयोग करते हैं, तो उनकी आदतें बन गई हैं और इसी आदत का उसने फ़ायदा उठाया। तो मिनिमलिस्टिक लिविंग एक लाइफ स्टाइल है, लेकिन इसे पहुंचने में, इसे लेने में हम लोग को समझ की भी आवश्यकता है। अपनी समझ को परिष्कृत करना पड़ेगा, अपने सोच को परिष्कृत करना पड़ेगा, अपनी जीवन शैली को परिष्कृत करना पड़ेगा। प्रिवेंशन को अपनाने के लिए हम लोग को नहीं, सारी दुनिया को इस बात को समझना पड़ेगा कि प्रिवेंशन ही बचाव का सबसे बेहतर तरीका है। नहीं तो ऐसी स्थिति रही तो आज एक रोग, कल वुहान में मैन्युफैक्चर की हुआ दूसरा रोग, परसों तीसरा रोग, ऐसे रोग यहाँ पर प्रभावित करते रहेंगे। तो कुल मिला जुलाकर जो संकल्पना हो जाती है कि आप बहुत से कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो होते हैं उसके बीच का आप रास्ता निकाल सकते हैं। हम लोगों ने कुछ उदाहरण दिए हैं कि आप कैसे बीच का रास्ता निकाल सकते हैं और कैसे एक संतुलित विचार प्रस्तुत भी कर सकते हैं। इस तरह के कम से कम असंख्य प्रश्न हो सकते हैं जिन्हें आप ले सकते हैं और जिनका उत्तर हमेशा बिल्कुल बीच से हो सकता है। आप किसी को भी वर्ग को नाराज़ नहीं करेंगे, न सरकार को, न सत्तारूढ़ पार्टी को, न विपक्ष को, न तो किसी व्यक्ति को, न ही तो किसी प्रशासनिक अधिकारी को, और तब भी आपका जवाब बेहतर हो सकता है। इस बेहतर जवाब में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है वह हो जाता है आपकी भाषा, वह हो जाता है आपकी सोच। तो अंततः जिस बात पर हम लोगों ने पहले बात किया था कि यह पूरी की पूरी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी है, वो किस चीज़ की परीक्षा है? आपकी सोच की परीक्षा है। किस चीज़ की परीक्षा है? आप कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसकी परीक्षा है। इन दोनों चीज़ों का आपने सामंजस्य रखा तो यह परीक्षा न सिर्फ आपको परीक्षा में महत्वपूर्ण सफल होने में सहायता देगी, आपको जीवन में भी इतना सफल होने के लिए इतने दास्तान बनाएगी, इतने अधिक मात्रा में प्रेरणा देगी कि आप सोच नहीं सकते हैं।